हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिगम का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज से हम अधिगम के सिद्धांतों को शुरू कर रहे हैं। सभी सिद्धांत बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और आज है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। इस लेक्चर को सुनने के बाद में शायद ही कोई क्वेश्चन बचता है कि जो आपके एग्जाम में आ जाए। बाकी 99.9% क्वेश्चन यहीं से छपेगा साहब। तो आइए देखते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत क्या था। संबंधवाद को अंग्रेजी में कनेक्शनिज्म कहते हैं। कनेक्शनिज्म की जो थ्योरी दी थी वो दी थी थॉर्नडाइक ने। तो आइए पहले सामान्य परिचय पढ़ते हैं, कौन है थॉर्नडाइक। तो देखिए, थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। यहाँ पे फोटो भी आपको दिख रही होगी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षक महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाया था। यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया और वहाँ पे एक शिक्षक महाविद्यालय था। शिक्षक महाविद्यालय को आप सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो बीएड कॉलेज था। एक बीएड कॉलेज के अंदर वो एक ट्रेनर की भांति अध्यापन करवाता था। थॉर्नडाइक जब पीएचडी कर रहे थे तो 1898 में उन्होंने अपना जो पीएचडी का शोध प्रबंधन था उसमें एनिमल इंटेलिजेंस नाम का एक पशु व्यवहार का अध्ययन किया। पीएचडी के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसका जो थीसिस था, शोध प्रबंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं थीसिस, तो उस थीसिस था, उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। और एनिमल इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने पशु व्यवहार का अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद में उन्होंने संबंधवाद या फिर उद्दीपक अनुप्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इससे शिक्षा जगत में एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो एसआर थ्योरी किसने दी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने दी। एसआर थ्योरी किस शोध प्रबंधन के आधार पर दी गई थी? एनिमल इंटेलिजेंस नाम के शोध प्रबंधन के आधार पर दी गई थी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। कब दी थी? 1898 में। तो देखिए, एसआर थ्योरी को कहते हैं, इसको एस का मतलब होता है स्टिमुलस, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टिमुलस। उद्दीपक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिमुलस, STIMULUS। और अनुक्रिया को बोलते हैं अंग्रेजी में रेस्पॉन्स। तो इसलिए ये एसआर थ्योरी हो गई। इस शॉर्ट में क्या बोलती है? एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने 1903 में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखी। ये प्रश्न आ चुका आपके, दोबारा से रिपीट हो सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेखक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इसके अलावा इन्होंने जो पुस्तक लिखी, महत्वपूर्ण पुस्तकें ये हैं: द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1916, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940 और द टीचर्स वर्ड बुक, ये उन्होंने लिखी 21, 32 और 44। द टीचर्स वर्ड बुक थी। ये टीचर्स वर्ड बुक है क्या? इसके अंदर ये वैसे तो 3 बुक थी। 1921 में भी उन्होंने प्रकाशित की, फिर 1932 में, 1944 के अंदर। जैसे वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। इन्होंने क्या किया, ये बीएड से कनेक्टेड थे तो इन्होंने टीचर्स को जो वर्ड काम में लेने चाहिए अपने अधिगम के अंदर और वो किस किस तरह से क्या क्या व्याख्या करनी चाहिए, उन शब्दों की व्याख्या की है उन्होंने एक्चुअल में इन बुक्स के अंदर। तो टीचर्स वर्ड बुक हैं, ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये इनकी बुक्स थी इम्पोर्टेंट। ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक थे, EL थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। ये नाम है इनके। पहला है संबंधवाद, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड फॉरगेट। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद या संयोजनवाद, इसको अटैचमेंट कहते हैं संयोजन को। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, इसीलिए इसको एसआर थ्योरी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। पावलोव मत करके आ जाना। साहचर्य का सिद्धांत, साहचर्य को बोलते हैं एसोसिएशन। आनंद या कष्ट का सिद्धांत, प्लेजर एंड पेन, आनंद या कष्ट का सिद्धांत किसने दिया था? तो उसमें भी आ जाएगा थॉर्नडाइक।
अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो वास्तव में था क्या? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को यहाँ पे कंक्लूजन करके मैंने 2 पॉइंट्स में लिख दिया है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपक प्राणी के सामने आता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया सही होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। इसी संबंध को सीखना या अधिगम कहते हैं। इस विचारधारा को संबंधवाद कहते हैं। सीधे शब्दों के अंदर जब भी कोई उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक एक वातावरणीय घटक होता है जो प्राणी को कोई भी क्रिया करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित कर देता है। समझ गए होंगे? अनुक्रिया क्या होती है? किसी उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। तो जब भी कोई उद्दीपक आता है तो प्राणी कोई ना कोई क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया सही हो जाती है तो सही अनुक्रिया का संबंध उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और इसे सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। और इस विचारधारा को क्या कहते हैं? संबंधवाद। संबंधवाद वो थ्योरी है जिसके कारण उद्दीपक के साथ में क्या हो जाता है? अनुक्रिया के कारण संबंध बन जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्राणी किसी कार्य को प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। सीखने की परिस्थिति में प्राणी के सामने एक समस्या रखी जाती है तो वह समस्या समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की उलझुल क्या करता है? अनुक्रियाएं करता है। इन अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर लिया जाता है और यही सही अनुक्रिया उस समस्या से संबंधित हो जाती है जिसे हम सीखना कहते हैं। सीखना क्या है? सीखना किसी भी उद्दीपक के प्रति एक सही क्रिया का चयन करना। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया का सिलेक्शन करना ही सीखना कहलाता है थॉर्नडाइक के अनुसार। याद रखिएगा। अब आता है थॉर्नडाइक का प्रयोग। बहुत ही जबरदस्त प्रयोग किया था, शिक्षा जगत के अंदर हलचल मचा के रख दी थी। और जब ये प्रयोग किया गया था तो इस प्रयोग को देख देख के जो जितने भी एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट थे वो तरह तरह के प्रयोग करने लग गए थे। तहलका मचा दिया था थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले एक भूखी बिल्ली को सलाखों वाली उलझन पेटिका, पजल बॉक्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर बंद किया था। ये जो पजल बॉक्स है ये इसकी माप भी है यहाँ पे 20 × 15 × 12 इंच के अंदर है। ये लगभग 2.25 फीट का लंबा, 1.5 फीट का लगभग चौड़ा और 1 फीट के लगभग ऊंचा था। वो बक्सा था, एक पेटी थी जिसके अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा था। बिल्ली को भूखा रखा था और बाहर बॉक्स के बाहर एक मछली भोजन के रूप में रख दी थी। तो कुछ इस तरह का वो जुगाड़ था। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक बॉक्स था, ये बॉक्स था। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक दरवाज़ा था, लेकिन ये दरवाज़ा यहाँ पे ये जो कुंडी लगी हुई है इससे बंद था। बाहर यहाँ पे इन्होंने भोजन रख दिया था, मछली भोजन के रूप में मछली रख दी थी। अब हुआ क्या कि जब ये बिल्ली थी तो ये डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन चूंकि ये भूखी थी तो इसको ये अट्रैक्ट कर रही थी मछली। तो मछली उद्दीपक हो गई। मछली क्या हो गई? उद्दीपक। और ये जो बिल्ली थी वो भूखी थी, तो भूख उसकी चालक या अभिप्रेरक हो गई। अब ये जैसे ही इसको देखती है, चूंकि ये भूखी थी, तो ये बाहर आने की कोशिश करती है इन सलाखों के अंदर से, इन सलाखों के से बाहर आने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये पंजा, इनके ऊपर पंजा मारती है और बाहर निकाल, कभी मुंह बाहर निकालती है, कभी क्या करती है, इस तरह से ये अनुक्रियाएं करने लग जाती है। बहुत अनुक्रियाएं करती है, इनको काटने लग जाती है। एक तरह से जो सलाखें हैं इन सब चीज़ों को ये काटने लग जाती है बुरी तरह से। क्यों? भूखी थी और सामने भोजन पड़ा हुआ था, तो क्या करे? कोई ना कोई क्रिया तो करेगी। अब ये जो एडजस्टमेंट था, उस एडजस्टमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने? यहाँ पे एक लीवर डाल दिया इस तरह से, यहाँ पे ऊपर घिरनी डाल के, और घिरनी के अंदर से इस तरह से एक रस्सी डाल के यहाँ पे ये एक लीवर रख दिया। इस लीवर को यदि नीचे की तरफ दबा दें तो यहाँ से ये जो कुंडी है ये ऊपर की तरफ खिंच जाएगी, और ये जो कुंडी इसमें लगी हुई है दरवाजे में वो ऊपर हो जाएगी और ये दरवाज़ा नीचे गिर जाएगा और फिर ये बिल्ली बाहर आ सकती है। तो इस तरह का ये एडजस्टमेंट था। तो मुझे लगता है सारा एडजस्टमेंट आप समझ गए होंगे। अब अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि क्या था ये। उलझन पेटिका के अंदर एक लीवर था जिसको दबा देने पर दरवाज़ा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर भोजन के रूप में मछली रखी थी। बिल्ली को जब पहली बॉक्स के अंदर रखा गया
तो बिल्ली भोजन प्राप्त करने हेतु बहुत सारी अनुक्रियाएं करती है, जैसे उछलना, कूदना, नोचना, खरोचना। इसी क्रम में एक बार उसका पंजा लीवर पर गिर गया और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लिया। बहुत सारी देर, काफ़ी देर तक वो टाइम लगाती रही, घंटे 1.5 घंटे, और अचानक उसका लीवर के ऊपर क्या गिरा, पंजा गिरा, और जैसे ही लीवर दब गया तो दरवाज़ा गिर गया। दरवाज़ा गिरते ही बिल्ली बाहर आई और भोजन कर ली। इसके पश्चात समान परिस्थितियां रखकर इसी प्रयोग को दूसरे दिन दोहराया। फिर बिल्ली को भूखा रखा और फिर दूसरे दिन सेम टू सेम का वही पजल बॉक्स और वही क्या, मछली। तो लगभग बिल्ली का व्यवहार वही था। दूसरे दिन भी वो वही सलाखों के पास गई और फिर निकलने की कोशिश की। फिर संयोगवश क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया लीवर के ऊपर पैर गिरते ही। फिर आगे भी ये प्रयोग बार बार दोहराया गया। तो उन्होंने देखा कि जब तीसरे, चौथे, पांचवें दिन इसको दोहराया गया तो अब अनुक्रियाएं कम होने लगे। अनुक्रियाएं कम होने का मतलब बिल्ली ज़्यादा अनुक्रिया नहीं कर रही थी, जैसे पहले सलाखों की तरफ भग रही थी। तो उसको पता है कि सलाखों की तरफ अब जाने से कोई लाभ नहीं है, तो सलाखों की तरफ जाना कम कर दी। तो इसलिए बिल्ली की क्या हो गई, अनुक्रियाओं में क्या आने लग गई, कमी। उसकी जो रिएक्शन थी, रेस्पॉन्स थे, वो कम होने लग गए और वह उस कारक को ढूंढने लग गई जिससे दरवाज़ा खुल जाए। और इस कारक को ढूंढने के कारण ही उसकी अनुक्रियाओं में क्या आई, कमी आई। जब यह बार बार प्रयोग दोहराया गया तो बिल्ली सीधे लीवर को दबाना सीख गई और भोजन प्राप्त कर ली। उसको पता चल गया कि सलाखों के पास कुछ नहीं है। उसको ये पता चल गया कि ये जो धागा आ रहा है ऊपर से और ये लीवर है, इसकी कोई ना कोई करामात है जिसके कारण मेरे को भोजन मिल रहा है। तो वो क्या करी, उस लीवर को दबाना सीख गई और 6-7 दिन बाद में वो परफेक्ट हो गई कि हाँ भोजन है तो मेरे को मिलेगा, लेकिन यहाँ से मिलेगा। अंदर जैसे ही उन्होंने रखा, मछली ला के रखी, वो लीवर दबाई, आई, खाना खा ली। अंत में जब बिल्ली को उलझन बॉक्स में रखा गया तो वह सिर्फ और सिर्फ लीवर दबा के बाहर आ गई और खाना खा लिया। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने यह बताया कि अधिगम प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होता है। जब भी बच्चा स्कूल में जाएगा तो पहले दिन ही ऐसे क नहीं लिखेगा और दूसरे दिन ही ख नहीं लिख जाएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भी टीचर लोग हो, पहले दिन बच्चे को क लिखते हो और दूसरे दिन ख लिखा देते हो। अरे भाई, पहले दिन क ही लिखवाओ, दूसरे दिन भी क ही लिखवाओ, तीसरे दिन भी क ही लिखाओ, आराम आराम से चलने दो। प्रयास और त्रुटि डायरेक्ट नहीं लिखेगा, पहले गलती लिखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया था। ये एक्चुअल ग्राफ था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उन्होंने बिल्ली क्रमांक 4 के द्वारा एक बॉक्स था जिसका नाम था के, उसमें 7 दिन में बिल्ली ने 117 प्रयास किए और उसके बाहर निकलने में जो समय लगा था उस समय का और उसके जो हरकतें हैं उनका ये ग्राफ था। तो शुरू के अंदर ये जो दिन थे, 3-4 दिन थे, उन 3-4 दिनों में रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब वो दरवाज़ा खुलने का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बाद में जाके और ये धीरे धीरे कम होने लग गया। जो उसके जो प्रयास थे, प्रयासों की संख्या में भी कमी आ गई और समय भी क्या आ गई, कमी आ गई। समय और प्रयास दोनों घटते चले गए। तो ये ग्राफ था इस तरह का। अब देखिए ये जो प्रयोग था, इसके प्रमुख सोपान या प्रमुख स्टेजेस क्या थी, ये निम्नलिखित थी। पहला जो आता है सोपान, पहली जो स्टेज आती है वो है ड्राइव या मोटिव, चालक जिसको कहते हैं, अभिप्रेरक किसको कहते हैं, या फिर प्रणोद भी जिसको कहते हैं। चालक क्या था, इस प्रयोग में बिल्ली भूखी थी और भूख ने चालक या अभिप्रेरक का काम किया। चालक क्या है, चालक वह शक्ति है जो बिल्ली को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रही थी, बाध्य कर रही थी कि तेरे को करना है। तो भूख ऐसी चीज थी जो कि उसको बाधित कर रही थी कि तू कुछ ना कुछ कर, उसको रुकने नहीं दे रही थी। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि आपका ड्राइव या आपका मोटिव क्या है, तो आपको जैसे रीट के अंदर सिलेक्शन लेना है, सीटेट के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो ये जो सीटेट की एग्जाम है ये आपके लिए प्रेरक का कार्य करती है और आपको रुकने नहीं देती। आप देखते हो कि मेरे को पढ़ना है तो आप फिर खड़े होकर पढ़ने लग जाते हो। तो ये आपका ड्राइव है। फिर आता लक्ष्य। संदूक के बाहर निकलकर मछली खाना क्या था, बिल्ली का लक्ष्य था। मछली बिल्ली का लक्ष्य था। लक्ष्य में बाधा, बैरियर्स इन गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट में क्या बाधा थी,
संदूक के बाहर निकलने के लिए दरवाजा बंद था और सलाखें लगी हुई थी। यह लक्ष्य प्राप्ति में बाधा थी। उल्टे सीधे प्रयत्न, रैंडम ट्रायल्स, उल्टे सीधे प्रयत्न। बिल्ली बाहर निकलने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करती है और दरवाजे को पंजों से खरोचती, काटती और नोचती है। ये उसके प्रयत्न थे। उल्टे सीधे प्रयास आप समझ गए होंगे। संयोगवश सफलता, अपने उल्टे सीधे प्रयत्नों में संयोगवश एक प्रयत्न सही हुआ और ये संयोगवश सफलता थी, बाई चांस सक्सेस जिसको बोलते हैं। फिर आता है सही प्रयत्न का चुनाव। बार बार समान परिस्थितियों में प्रयास करने पर बिल्ली दरवाजा खोलने का सही तरीका चुन लेती है। उसको पता है सलाखों की तरफ, दरवाजे की तरफ जाने से कोई फायदा नहीं है, काम अपना बीच में जो कोई चीज है वो ही करेगी। तो सही प्रयास का चयन करना, ये भी इस प्रक्रिया का एक सोपान था। फिर आता है स्थिरता या फिक्सेशन। अंत में बिल्ली तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़कर सही प्रयत्न करना सीख गई और दरवाजे को सीधे एक प्रयास में करना सीख गई। इसे कहते हैं फिक्सेशन की भाई उसके दिमाग के अंदर फिक्सेशन होगा, उसके दिमाग में ये अधिगम हो चुका कि ये कार्य किस प्रकार से संपादित होगा। तो ये स्टेजेस थे। इन सब के बाद में कंक्लूजन क्या किया, थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम और 5 सहायक नियम दिए इस प्रयोग के आधार पर। ये जो नियम है थॉर्नडाइक के, ये लगभग 8 या 9 सिद्धांत होते हैं। इन्हीं को सीखने के अथवा अधिगम के सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने के नियम आ जाए, थॉर्नडाइक के नियम आ जाए या अधिगम के नियम आ जाए। तो नियम शब्द जहां पे आ जाता है, सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं, नियम। तो अधिगम के जो नियम थे वो नियम थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे वही थे। तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम दिए थे और 5 सहायक या गौण नियम। ये तो मुख्य नियम है, ये गौण नियम है। तो आइए अब देखते हैं इन्हीं के। सीखने के मुख्य नियम 3 थे, वो ये हैं। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तीनों नियम हैं। निम्न में से सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? 3 ही ये दे देगा, 1 नीचे वालों में से दे देगा। तो ये तीनों तो होंगे और चौथा है वो इनमें से देगा, वो नहीं होगा, वो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ये 3 नियम है मुख्य। सीखने के सहायक नियम ये 5 हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, अनेक अनुक्रियाओं का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स जिसको कहते हैं। मानसिक वृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम। लॉ ऑफ मेंटल सेट या फिर एटीट्यूड का लॉ, एटीट्यूड या मेंटल सेट कह सकते हैं। तत्व प्रबलता का नियम, तीसरा नियम। लॉ ऑफ एलिमेंट डोमिनेंसी, डोमिनेंसी का मतलब कहते हैं डोमिनेट करना, जहाँ पे वो प्रबल है, लॉ ऑफ एलिमेंट डोमिनेंसी। चौथा जो आता है वो अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी, अनुरूपता या मतलब समानता, या फिर एनालॉजी, सादृश्यता। समानता या सादृश्यता एक ही बात है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। और 5वां जो नियम आता है वो आता है साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग है, यही बाद में जाके वो प्राचीन अनुबंधन कहलाया था। आपके लिए बता दूं, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये साचर्यात्मक स्थानांतरण है, ये बाद में जाके और लॉ ऑफ बन गया था पावलोव का जो सब प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था वो यही था। अब देखिए इनको एक एक को पढ़ते हैं अपन। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियमों को 2 भागों में बांटा है। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम थे, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। इस नियम के अनुसार क्या था, अभ्यास का नियम, अभ्यास का मतलब बार बार ट्राई करना। अभ्यास का नियम ये था, उपयोग का नियम ये था। उपयोग के नियम के अनुसार अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत बनता है। उदाहरण, बार बार बालकों को पहाड़े बुलवाने पर उनको पहाड़े कंठस्थ हो जाते हैं। बार बार पहाड़े बुलाओगे तो वो कंठस्थ हो जाएंगे, क्यों? ये उपयोग का नियम कहता है। अनुपयोग का नियम, इस नियम के अनुसार अभ्यास को रोक देने पर अनुबंधन कमजोर पड़ जाता है। जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ जाने पर
बालक बहुत सारे पाठ भूल जाते हैं, पहाड़े भूल जाते हैं, लिखना भी भूल जाते हैं छोटी कक्षाओं के बच्चे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अधिगम होता है वो परमानेंट नहीं होता है, अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का होता है। तो दूसरा जो नियम, पहला जो नियम है उसका दूसरा उपनियम है वो यही कहता है कि यदि अभ्यास को रोक देंगे तो अनुबंधन कमजोर पड़ जाएगा, अधिगम भी आपका कमजोर पड़ जाएगा। अभ्यास का नियम मुख्यतया इस बात पर बल देता है कि सीखने की क्रिया में अभ्यास या पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है। अभ्यास के नियमों में सामान्यतः करस्त करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान नामक कहावत से निरूपित किया जाता है। अगर यह आ जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान किसको उल्लेखित करता है, तो याद रखना अधिगम के अभ्यास के नियम को निरूपित कर रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, एक कहावत है। दूसरा जो नियम आता है, मुख्य नियम, वो आता है तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई संवहन के लिए तैयार हो तो उसे संवहन करने से समझो। संवहन करने का मतलब होता है जो कंडक्शन के लिए, संवहन की अंग्रेजी आएगी कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं जो चलने के लिए तैयार हो, चालन भी जिसको कहते हैं, संवहन को चालन, जो चलने के लिए तैयार हो। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई चलने के लिए तैयार हो तो उसे चलने में संतोष मिलता है, परंतु जब कोई चलने वाली इकाई तैयार न हो तो संवहन क्या होता है, चलना क्या होता है, कष्टप्रद होता है। और जब कोई तैयार हो और उसे रोका जाए तो यह भी क्या होता है, कष्टप्रद होता है। कोई चलना चाहता है तो उसे चलने में मजा आता है, जो चलना नहीं चाहता तो वो उसको चलाना चाहोगे तो उसे गुस्सा आएगा, कष्ट होगा। और यदि कोई चलने के लिए तैयार है और उसे आप रोक रहे हैं तो भी वो कष्टप्रद होगा। चलने के लिए तैयार है, रोक रहे हैं तो भी कष्टप्रद होगा। कोई चल रहा है तो उसको संतोष मिलेगा, मजा आएगा। और कोई चलने के लिए तैयार नहीं है और यदि उसको आप फोर्स कर रहे हो तो उसको गुस्सा आएगा या उसको कष्ट होगा। ये है तत्परता का नियम। सीधे शब्दों में अधिगम तब तक सुखदायी नहीं होता जब तक कि अधिगम करता स्वयं तैयार ना हो। अधिगम का यह सिद्धांत बालकों की मनोवृत्ति या मनोदशा को दिखाता है और वह यह बताता है कि जब तक बालक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से कोई भी लाभ नहीं है। पहली बच्चों को जगाना पड़ेगा आपको। कहावत, किस कहावत? एक घोड़े को आप पानी के स्रोत तक तो ले जा सकते हैं लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य कभी भी नहीं कर सकते। ये एक महान कहावत है। घोड़े को पानी के तालाब के पास ले जाओगे लेकिन वो पिएगा तभी जब उसकी मर्जी होगी, जब उसको प्यास लगेगी। तो यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, ये एक कहावत है अंग्रेजी की, इसका हिंदी रूपांतरण है। तीसरा जो मुख्य नियम आता है थॉर्नडाइक का, वो आता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। जब एक परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच कोई संयोग बनता है और उसके साथ ही या परिणाम स्वरूप एक संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। प्रभाव का नियम क्या हुआ? संयोग की शक्ति का बढ़ जाना कब? यदि परिणाम क्या आता है, सुविधाजनक आता है। परिणाम के ऊपर निर्भर कर रहा है भाई, ये प्रभाव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? परिणाम के ऊपर। जब इस संयोग के साथ दुखदायी स्थिति पैदा होती है तो शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। अर्थात संबंध मजबूत तभी होगा जब परिणाम सही आएगा। यदि परिणाम, यहाँ पे देखो प्रभाव का नियम, प्रभाव किससे आ रहा है? परिणाम से। प्रभाव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? परिणाम के ऊपर। यदि परिणाम पॉजिटिव आ रहा है तो संयोग मजबूत होता है और ये परिणाम गलत आ रहा है तो संबंध क्या होता है? कमजोर, संयोग की शक्ति कम हो जाती है। थॉर्नडाइक का यह नियम परिणाम के ऊपर प्रकाश डालता है। तो यहाँ से प्रश्न में जाते हैं, इसको मोस्ट लगा लेना। मेन चीज यही है, परिणाम पर प्रकाश डालने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत था या निम्न में से कौन सा नियम, अधिगम का कौन सा नियम परिणाम के ऊपर प्रकाश डालता है? तो प्रभाव का नियम आ जाएगा भाई। दूसरे शब्दों में सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार एवं दंड के प्रकाश को भी महत्व देता है। यदि किसी बालक को अधिगम के पश्चात पुरस्कार प्राप्त होता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है और दंड प्राप्त हो जाता है तो अधिगम की शक्ति क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अर्थात अधिगम प्रक्रिया में दंड अधिगम को कमजोर करता है। यदि आप सोचते हो
कि मैं इस लड़के को डंडे मार के सिखाऊंगा, देखिए ये कैसे नहीं सीखता। तो डंडे मारने से अधिगम प्रक्रिया में कोई बढ़ावा नहीं मिलता, कमजोरी आती है, शक्ति घटती है, बढ़ेगी नहीं। प्रभाव के नियम की निम्न कहावत है, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, या नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये अंग्रेजी की कहावत है, ये ऐसे कैसे दे सकते हैं आपके एग्जाम में। थॉर्नडाइक ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम में थोड़े से क्या किए थे, परिवर्तन किए थे। उनके अनुसार मात्र अभ्यास से कार्य करने के तरीके में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, बल्कि प्रशंसा या पुरस्कार की सहायता से अधिगम अभ्यास की अपेक्षा कई गुना अधिक हो जाता है। बोला क्या, प्रशंसा और पुरस्कार की सहायता से अधिगम है वो अभ्यास की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गुना सशक्त हो जाता है। तो ये जो एडिशन था वो लगभग 1914 के करीब 1940-42 के करीब अपने इस नियमों में तब्दीली की थी। उस टाइम तक क्या हुआ था, काफ़ी सारी थ्योरियाँ आ गई थी। तो उन थ्योरियों को देख के उन्होंने कहा कि केवल मात्र अभ्यास करने से ही कोई विशेष फायदा नहीं होता है, बल्कि पुरस्कार या प्रशंसा अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे मुख्य नियम। अब आते हैं सीखने के सहायक अथवा उपनियम। ये उपनियम 5 हैं जिनकी डिटेल ये है। पहला आता है बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स जो होते हैं उनका नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है तो उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया होता है। वह अनुक्रिया जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती है उससे मनुष्य भूल जाता है, इसे भूल का नियम कहेंगे। मनुष्य किसे भूलता है, अपन जो काम में नहीं आ रही हैं चीज़ें उनको भूल जाते हैं, मतलब वो याद नहीं रहती, लेकिन जो सहायक होती है वह याद रखता है और उसे सीख लेता है। जो सहायक होती है उसे सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आपके जीवन में काम आएगा। आप रीट की एग्जाम दे रहे हैं, रीट की एग्जाम आपने 3 बार दी, 1 2 3। पहली टाइम में जो गलती की, दूसरी टाइम में जो गलती की और तीसरी टाइम में जो सही की, तो पहली और दूसरी टाइम अब आप टीचर बन गए 3rd ग्रेड के रीट के माध्यम से। अब 2-3 साल बाद में अगर आपको कोई पूछे कि यार मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको ये नहीं बता सकेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई फोर्सली पूछेगा तो 1-2 चीज़ें बताएंगे कि ये मत करना, ये मत करना। लेकिन अगर वो पूछे कि आपको मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उसको कह दोगे अगर तू टीचर बनना चाहता है तो ये करना। आपने जो उस टाइम में किया था वो आपको याद रहेगा, लेकिन आपने उस टाइम में जो गलतियाँ की थी वो आपको बहुत कम याद रहेंगी। तो बहु अनुक्रिया का नियम यही कहता है, बहुत सी अनुक्रियाओं में से वो अनुक्रिया याद रहती है जो कि सहायक होती है लक्ष्य प्राप्ति में, वो जो सहायक नहीं होती है वो मनुष्य भूल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिगम अनुभव के पश्चात बालक अपने गलत प्रयासों के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखते, अपनी गलतियों के बारे में या गलत प्रयासों के भूल जाते हैं वो। दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम, मेंटल सेट है या एटीट्यूड है। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया प्राणी की संपूर्ण मनोवृत्ति और तत्परता पर निर्भर आधारित होती है। सीखने वाला एक कार्य को उस समय तक ठीक तरह से नहीं सीख पाता जब तक कि उसके मन में उस प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न हो। जो तत्परता का नियम था थोड़ा सा उसी तरह का नियम है कि यदि मान लो कोई आदमी सीखना ही नहीं चाहता है, उसको ज़रूरत तो है, आपको टीचर बनने की ज़रूरत है, आपको पता है कि मेरे को 3rd ग्रेड का टीचर बनना है या रीट मेरे को फाइट करनी है, आपकी बार 1st ग्रेड फाइट करना है, रीट फाइट करनी है, आपकी ये ज़रूरत तो है रीट फाइट करना, लेकिन आप इसको करना नहीं चाह रहे हैं। तो आपका एटीट्यूड है ये डिपेंड करता है। तो एटीट्यूड के कारण ही अधिगम होता है। एटीट्यूड नहीं है तो अधिगम नहीं हो पाएगा, चाहे से ज़रूरत हो। जैसे कोई आदमी मान लो भूखा पड़ा है, भूखा पड़ा, आप उसको कह दो कि आपको ये जो बोरा है ये इसको यहाँ से उठा के और यहाँ पे डालने पर मैं भोजन दे दूंगा। अब वो कहता है कि नहीं मैं नहीं डालूंगा, तो उसकी एटीट्यूड खराब हो गया। हालांकि उसको भूख है, उसको भोजन चाहिए, लेकिन एटीट्यूड खराब है। तो मनोवृत्ति का नियम यही कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तभी अधिगम। 2 तरह के तत्व होते हैं, सुसंगत और असुसंगत, जिनकी प्रबलता और सार्थकता अलग अलग होती है। यदि सुसंगत तत्वों को व्यक्ति होता है वो सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखो 2 चीज़ें होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल जैसे
बिल्ली है, बिल्ली के सामने मछली रखी जाए तो सामने की तरफ से कोशिश अधिक करेगी, पीछे की तरफ से कम करेगी, क्योंकि बिल्ली को ऐसे लगता है कि मेरा रास्ता इधर ही है, क्योंकि सामने मछली रखी है। तो उसको सुसंगत क्या होगा, सामने की तरफ से सलाखों से जाना अच्छा लगेगा, पीछे की तरफ की सलाखों को वो ज़्यादा नहीं काटेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उसको प्रयास उधर से करता है मनुष्य जिधर से उसको ज़्यादा चेष्टा लगती है कि हाँ इधर से मेरे को सफलता मिलेगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है चौथा नियम, उपनियम है, सहायक नियम है, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। एसोसिएशन या सिमिलरिटी, सॉरी एसोसिएशन नहीं करेंगे, इसको एनालॉजी कहेंगे, और अनुरूपता को कहते हैं सिमिलरिटी। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसी अनुक्रियाएं दर्शाता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के सदृश होता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, पूर्व अनुभवों से सीखी हुई। जैसे मान लिया आपको 2 एग्ज़ाम देनी है, एक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉलेज के अंदर और एक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन के अंदर। ये आपकी बीएड की एग्ज़ाम है और ये आपकी क्या है, सपोज करो रीट की एग्ज़ाम, सीटेट के एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपने जो कार्य किए थे स्पेशल, आप ज़्यादातर कार्य ये एप्लीकेशन, जैसे आप पेन लेके गए डबल, तो यहाँ भी डबल लेके जाओगे। यहाँ पर आपने पेंसिल लेके गए, यहाँ पे पेंसिल लेके जाओगे। यहाँ पे आप वॉच लेके गए घड़ी, तो यहाँ पे भी घड़ी लेके जाओगे। तो एक परिस्थिति में उसी तरह की दूसरी परिस्थिति आती है लगभग, तो सेम टू सेम अनुक्रियाएं दर्शाने की, उसी तरह की अनुक्रियाएं, अनुभव को काम में लेता है व्यक्ति एक तरह से। इन परिस्थितियों में पहले सीखी हुई परिस्थितियों में कितना हस्तांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में सामान्य तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए सामान्य तत्व क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं। सामान्य तत्व को क्या बोलेंगे, कॉमन एलिमेंट। भाई दूसरी जो परिस्थिति है उसके अंदर कितनी एप्लीकेबल होगी आपने पुरानी सीखी हुई चीजें, वो इस पर निर्भर करता है कि कॉमन फैक्टर कितने हैं। ज़्यादा कॉमन फैक्टर होगा तो ज़्यादा सीखी हुई चीज़ें काम में लोगे, कम उसके अंदर कॉमन फैक्टर होंगे, कम अगर सिमिलरिटी दिखेगी तो कम होंगे। सामान्य तत्व जितने अधिक होंगे हस्तांतरण भी उतना ही अधिक होगा। हस्तांतरण का मतलब उसके अंदर भी वही चीज़ें करने का जो टेंडेंसी है वो। इस सिद्धांत को सामान्य तत्व हस्तांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। सामान्य तत्व हस्तांतरण का नियम। सामान्य तत्व कॉमन फैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे बालक है, वो किसी काले व्यक्ति के द्वारा डर जाता है तो वह दूसरे काले व्यक्ति से भी थोड़ा सा डरेगा। अगर किसी बालक को कोई टीचर पीट देता है तो वो दूसरे टीचर से भी डरेगा कि वो भी टीचर सेम ही होते हैं, वो ये सोच लेगा। अब देखिए सीधे शब्दों के अंदर दो अलग अलग परिस्थितियों में यदि कुछ तत्व उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन फैक्टर को बोलते हैं उभयनिष्ठ होते हैं, तो अनुक्रियाएं समान होने की संभावना अधिक रहती है। इसको याद रख लीजिएगा आप। पांचवा जो नियम आता है उपनियम, वो है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक का बोलते हैं एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन शिफ्ट होता है, स्थानांतरण का मतलब शिफ्ट होना। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपक की सहायता से भी उत्पन्न की जा सकती है। मतलब अगर कोई अनुक्रिया कोई आदमी कर सकता है, करने लायक है, उसके अंदर क्षमता है, तो वह नए उद्दीपक के कारण भी की जा सकती है, न केवल पुराने बल्कि नए उद्दीपक के द्वारा भी। यदि एक ही अनुक्रिया लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ समय के कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए बिल्ली है, वो सीख गई लीवर को दबाना, लेकिन परिस्थिति चेंज हो गई, परिस्थिति चेंज होके और वो कोई दूसरे स्थान पर चली गई, तो हो सकता है कि अगर उसको लगे तो वो अपने पंजे से लीवर जैसी चीज के ऊपर मारने लग जाए, तो बिल्कुल नया उद्दीपक। जैसे मान लो वहां पर मछली नहीं थी, कोई अन्य चीज थी, तो भी वो लीवर जैसी चीज को दबाने का प्रयास करेगी। तो इसे कहते हैं साहचर्य स्थानांतरण। ये जो चीज है यही क्लासिकल अनुबंधन कहा गया। क्लासिकल अनुबंधन में भी यही है कि जो कुत्ता है वो घंटी की आवाज़ सुनते ही वो लार छोड़ने लग जाता है, जबकि भोजन सामने नहीं होता है। तो इसे बाद में जाके और क्या करता है, क्लासिकल अनुबंधन कहा गया।
अब देखिए ये जो नियम थे मुख्य और गौण नियम अपन ने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शिक्षा जगत में क्या इसका यूज है, यह आपके प्रश्न बन सकता है भाई। निम्न में से कौन सा शैक्षिक महत्व है थॉर्नडाइक के नियम का? तो पहला है निरंतर अभ्यास पर बल देता है। छोटी कक्षाओं के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। यह तत्परता पर बल देता है, बच्चे तत्पर होने चाहिए तभी पढ़ाना चाहिए। बालकों की रुचि और रुचि का ध्यान रखता है। यह बालकों की क्या है, रुचि और अभिरुचि का ध्यान रखता है। सीखने से पूर्व मानसिक तैयारी का महत्व देता है। वह सीखने से पूर्व पहले मेंटल रूप से प्रिपेयर करो बच्चों को। समस्या के समाधान पर बल देता है। समस्या सुलझाना चाहिए, कैसे? ट्रायल और एरर के माध्यम से। कोई भी समस्या रख दो और बच्चे सीखेंगे। क्रिया द्वारा अधिक सीखने पर बल देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होना चाहिए, बिना एक्टिविटी के कुछ नहीं होगा, अर्थात बच्चों को खुद करने देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। यह अधिगम मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि उनका मेंटल जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो वो मंद बुद्धि के जो बालक हैं वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से ही सीखते हैं, वो कर 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 सीखते हैं हर चीज़ को। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है ये। त्रुटियों का लाभ उठाकर अधिगम को करना सीखता है। जो टीचर्स होते हैं उनके साथ समस्या यही होती है, जैसे ही गलती हुई और बच्चों को पीट देते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि गलती होकर ही फिर बिना गलती का सीखेगा। बच्चा है वो उठना तभी सीखेगा जब वो गिरेगा। जब तक पेरेंट्स उसको गिरने नहीं देंगे तब तक बच्चा उठना सीख ही नहीं पाएगा। तो त्रुटियों का लाभ उठाना, अधिगम के अंदर त्रुटियों का फायदा उठाना टीचर को यही सिखाता है। गणित और विज्ञान जैसे कठिन सदस्यों के लिए, विषयों के लिए बहुत उपयोगी है। गणित के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे पहाड़ी सीखना, प्रक्रियाएं सीखना, गलत कर करके सीखना। गुणा भाग जो होती है वो गलत कर करके सीखते हैं। अब गलतियां खूब होती हैं, प्रयास करने चाहिए, गलतियों को रोकना नहीं चाहिए, गलतियों के लिए दंड नहीं देना चाहिए। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक प्रभावों, दोनों प्रभावों पर देखो यहाँ पे बौद्धिक क्षमता और एक्टिविटी, क्रियात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। क्रियात्मक पक्ष पर यह ज्यादा बल देता है थॉर्नडाइक का नियम। ये पुरस्कार एवं दंड का महत्व समझाता है, और ये समझाता है कि पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पुरस्कार के कारण क्या होती है, प्रबलता आती है, और दंड के कारण क्या होती है, क्षीणता आती है। तो ये थॉर्नडाइक का क्या था, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व था। इसके बाद में जाकर थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसकी आलोचनाएं भी हुई थी। आलोचनाओं में जो सबसे बड़ी समस्या थी, आलोचना थी, उनमें ये कहा गया कि थॉर्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत है उसके अंदर जो पशु है, पशु की भांति समझा गया मनुष्य को, जबकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी होता है, बौद्धिक प्राणी। इस तरह से रैंडम जो प्रयास है वो ठीक नहीं है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म भी थी। लेकिन छोटी कक्षाएं हैं, छोटी कक्षाओं के लिए जो बच्चे हैं वे ट्रायल और एरर के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है ये जो नियम है वो। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप केएसजी कोचिंग क्लासेस के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू।